तो ये जिस ढंग से देश की जनता को गुमराह करके जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मनुवाद को लेके वापस आना चाहते हैं, मनुवाद जिस दिन आ जाएगा तो फिर मुस्लिम से लड़ाई नहीं रह जाएगी। मनुवाद जिस दिन आ जाएगा या हिंदू राष्ट्र जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो सीधे सीधे ये लड़ाई ओबीसी दलित बनाम सवर्ण करा देंगे। ये अंतिम इनका अस्त्र चल रहा है, मगर हम सब ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन कहा नहीं जा रहा है, अगर आप जो है 2014 से लेकर अब तक के जो घाल मेल तोड़ फोड़, ये दंगा फसाद, जितनी भी कुकृतियां हैं सत्ता पक्ष की ओर से लगातार बराबर होती रही हैं। और यह शंका वर्तमान सरकार की जो कृत्य है उसके वजह से जनता के बीच में व्याप्त हो गई है। जहां चाहेंगे इनका काम सिर्फ तोड़ फोड़ और यही सब कराना है। कहीं क्या कहते हैं जाति में बंटवारा, कहीं ये आप देख रहे हैं अभी इन्होंने आरोप लगाया, हमारे मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास सोच में उनकी विकलांगता आ चुकी है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो वादे किए पूरे ही नहीं किए। और खड़गे साहब ने झारखंड की ज़मीन से कल ही चैलेंज किया है कि अगर तुम्हारे में दम है तो तुम वायनाड में या महाराष्ट्र में आकर के आमने सामने। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। विभिन्न प्रदेशों में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार राजनीतिक सियासत तेज हो गया है और तिथि को लेकर लगातार जिस तरीके से बदलाव हुआ है, राजनीतिक सियासत तेज हो गया है। जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष पे विपक्ष लगातार हमलावर है, और हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता राकेश शर्मा जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से तिथि को जो बदला गया, जो तिथि थी 13 से 20 तारीख को कर दिया गया, 20 नवंबर को कर दिया गया कि मतदान की तिथि जो बदलाव हुआ है, काफ़ी लोग उस पर राजनीतिक व्यंग्यबाजी भी कर रहे हैं। राकेश जी, क्या मानते हैं, ऐसी क्या मजबूरी आ गई चुनाव आयोग को या सत्ता पक्ष को कि तिथि में बदलाव करना पड़ा, और खासकर उपचुनाव को लेकर? सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को प्रणाम करता हूं। देखिए, तारीखें बदलने की बात जब सत्ता पक्ष करता है, क्यों करता है? जब उसके पास इंटरनल रिपोर्ट होती है कि अब मेरी स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है, हमें कुछ और समय चाहिए, हमारी योजनाओं को कुछ और मजबूती से लागू किया जाए, जिससे कि जनता के बीच में उसके लाभ का हम फायदा उठा सकें। और आप चुनाव आयोग को देख ही रहे हैं, चुनाव आयोग पूर्ण रूप से इन्हीं के कठपुतली के रूप में काम कर रहा है। लगातार चुनाव आयोग पे कई आरोप लगे, लेकिन चुनाव आयोग पे जो भी शिकायतें भी पहुंची तो चुनाव आयोग फटकार जो है विपक्ष को ही लगा देता है। और अभी जो महाराष्ट्र के अंदर जो डेट चेंज किया गया है, उसके पीछे का भी जो मंशा है वो यही है कि किसी तरीके से चुनाव को लेट किया जाए, और सत्ता पक्ष की मांग पर चुनाव आयोग ने आंख मूंद करके एकदम उस बात को स्वीकारा है कि आप अपने काम को सुचारू रूप से कहा जाए, या किसी भी तरह येन केन प्रकारेण जीतने की स्थितियों को आप बहाल कर सकें, और तब चुनाव कराया जाए, जिससे कि उसका लाभ आप सत्ता पक्ष को पूर्ण रूप से मिले। लेकिन जिस तरीके से यूपी में उपचुनाव है, 9 सीटों पे चुनाव है, लगातार राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है, और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि ये लोग हाल मेल करने के चक्कर में लगे। इस बात को लेकर आप क्या मानते हैं? लेकिन कहा नहीं जा रहा है, अगर आप जो है 2014 से लेकर अब तक के जो घाल मेल तोड़ फोड़, ये दंगा फसाद, जितनी भी कुकृतियां हैं सत्ता पक्ष की ओर से लगातार बराबर होती रही हैं। और यह शंका वर्तमान सरकार की जो कृत्य है उसके वजह से जनता के बीच में व्याप्त हो गई है। जहां चाहेंगे इनका काम सिर्फ तोड़ फोड़ और यही सब कराना है। कहीं क्या कहते हैं जाति में बंटवारा, कहीं क्या कहते हैं
संप्रदाय में बंटवारा, और इसी का आधार जो रहा है, इसकी वजह से जनता में शंकाएं हैं। और सभी पार्टियां इस बात से सचेत भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पार्टियों को तोड़ने फोड़ने का काम यहाँ पे भी करें, क्योंकि इनके पास जो अंबानी और अडानी नाम का, जिसको राहुल जी सदैव कहते रहे कि यह रिश्ता कहलाता क्या है, उस रिश्ते का मजबूत संबंध का आधार केवल आर्थिक है। और आर्थिक रूप से सत्ता पक्ष बहुत ही मजबूत है, ये जानती है कि किसको कैसे तोड़ना है, कैसे खरीदना है, कहाँ ईडी लगाना है, कहाँ सीबीआई लगाना है। इस वजह से ये शंकाएं जो है विपक्ष के उसमें है। और जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, उसमें निश्चित तौर पर ये सपा और कांग्रेस इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक और सतर्क भी है। और यही वजह है कि राहुल जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से सपा पर भरोसा करते हुए हम सबको जो निर्देश दिया है कि आप सपा के साथ लग जाएं और जीत इनकी सुनिश्चित कराई जाए। और निश्चित तौर पर अभी हमारे भी बड़े नेता आएंगे सपा के लिए और सपा के प्रचार में रहेंगे, और निश्चित तौर पर हमारे भी वोट सपा के साथ खड़े होकर के इनको जिता करके हम लोग सदन में पहुंचाने का काम करेंगे। ओम प्रकाश, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 2027 में चुनाव ही नहीं होगा। आप क्या मानते हैं उनकी बातों को लेकर? वह पागल आदमी है और पैसे का लोभी है। मैं पहले लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं। उस समय से मैंने इसको देखा है। जब जन मोर्चा का गठन हुआ तब आया, हम लोग के साथ आया रामविलास पासवान जी, वीपी सिंह जी और वर्धन जी, सब लोग साथ थे। ये आया, पैसा लिया और उसके बाद दूसरे दिन पता चला शाम को चंदौली में दूसरी पार्टी का पैसा खा करके गुणगान करने लग गया। तो ये हमने कहा पैसे का लोभी है और इसको जहाँ से पैसा मिलेगा वहीं पलटी मार जाएगा। अब इसको लगता है, इसीलिए तो वहाँ बैठा हुआ है कि संभवतः जो भाजपा कह रही है, जो भाजपा की मंशा हम लोग भी जान रहे हैं कि आने वाले समय में ये चुनाव नहीं होने देगी। ये देश की संपत्ति संपदा सब पर कब्जा करने के साथ साथ पूरे देश पर यह कब्जा करना चाहती है। मगर और इसी उस कड़ी में जो है ये ओम प्रकाश राजभर जैसे छोटे मोटे नेता इनके साथ जुड़े हैं ताकि उनका अस्तित्व बना रहे और उनकी रोजी रोटी बिरादरी के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर चलती रहे। लेकिन ऐसा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन नहीं होने देगी। चुनाव तो 27 में हो के ही रहेगा, भले ही इनकी मंशा जो भी बनी रहे। ये कह जरूर रहे हैं कि 27 में चुनाव नहीं होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर जो भाजपा की मंशा को ये बखूबी परख, उनके साथ रहकर बखूबी परख रहे हैं और उसी मंशा को इनके मुंह से जो है उद्गर होकर के जनता के सामने आया है। मगर ये संभव नहीं हो पाएगा। जो हमारा संविधान है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो तमाम स्टेट्स अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे चुनाव होते रहे हैं। कई स्टेट जो बाद में बने हैं वो अलग अलग समयों में बने हैं, जिनका जैसे सिक्किम भी है, पौंडीचेरी है, अन्य तमाम जगहें हैं। अलग अलग समय पर उनका जो है डेवलपमेंट हुआ, उसी हिसाब से वहाँ पे इलेक्शन निर्धारित किए जाते रहे हैं। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का सपना ये छोड़ें। और जिस तरीके से हम लोग जो है चल रहा है, और देखिए अलग अलग समय पर होता है तो केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी राज्य सरकार के जो चुनाव होते हैं उसमें जो वोटर होता है केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी ध्यान देता है और उससे वो आकलन करता है कि हमारे प्रदेश के अंदर किस पार्टी का सरकार होनी चाहिए, कौन अपने राष्ट्र के नाम पर जो है कुछ दे पा रहा है, या हमारी जो उपलब्धियां हैं उन्हीं पर राज करना चाहता है, या जनता के जो हित में कार्य होना है, जनहित की जो बातें हैं
उनको उनका दमन कर रहा है। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, इन चुनाव की रणनीति जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए या ये उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बहुत सारे बयान दे रहे हैं राजनीतिक, लगातार इंडिया गठबंधन को लेकर, कांग्रेस को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर, ये जो बयानबाजी चल रही है विधानसभा चुनाव में कितना असर डाल पाएंगे ये लोग? ये आप देख रहे हैं, अभी इन्होंने आरोप लगाया, हमारे मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास सोच में उनकी विकलांगता आ चुकी है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो वादे किए पूरे ही नहीं किए। और खड़गे साहब ने झारखंड की ज़मीन से कल ही चैलेंज किया है कि अगर तुम्हारे में दम है तो तुम वायनाड में या महाराष्ट्र में आकर के आमने सामने बताओ, जो हमने वादे किए थे वो पूरा नहीं हुआ है, हम बताएंगे कि तुमने क्या क्या वादे किए थे। किसी के खाते में काला 15 लाख रुपए आया, क्या काला धन देश में आया है? जो भी आपके वादे थे, क्या वो कुछ भी 1% भी अगर पूरा हुआ है तो वो आमने सामने आकर के बहस करें, बात करें। देखिए, पिछले बार भी जब हरियाणा लोकसभा चुनाव में राहुल जी ने भी चैलेंज किया था कि आप आइए और सामने बात करिए, लेकिन पिछले बार भी नहीं आए। और इस बार खड़गे साहब ने जो चैलेंज किया है उसका भी सामना करने का इनके पास साहस नहीं है। इनके पास सिर्फ कहने को यही है, ये बताएंगे क्या, बढ़ जाओगे, कट जाओगे, पलाना हो जाएगा। ये कोई चुनावी मुद्दे हैं? बटोगे तो कटोगे। अरे मैं पूछ लिया, आप इनसे पूछिए कि जब क्या कहते हैं, आज जब भारत जो है 7वीं सदी में 8वीं सदी में जब मुसलमान आए थे तो उस समय क्या देश बटा था? अगर बटा था तो किसने बांटा था? किसने जातियों में बांट रखा था? किसने धर्म के नाम पर अपना वर्चस्वता कायम कर रखा था? वही लोग आज संग में हैं, आज फिर दोबारा बांटना चाहते हैं। जब देश सुचारू रूप से अपने अच्छी उपलब्धि और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है तब इनको जलन हो रहा है। क्यों जलन हो रहा है? कि इस विकास में पिछड़ा भी शामिल है, दलित भी शामिल है, सवर्ण भी शामिल है। तो अब इनको यह बुरा लग रहा है कि ये पिछड़ा दलित कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे शिक्षित हो रहा है, कैसे वो। तो इन्होंने जो है रिजर्वेशन को हटा तो सकते नहीं हैं, तो इन्होंने क्या किया, लेटरल एंट्री कर दिया, कहीं डायरेक्ट एंट्री कर दिया। और आप देखिए, राहुल जी ने कहा जो 200 भर्ती हुई थी उसमें 4 आदमी जो है ओबीसी और दलित के नहीं है। उन्होंने नाम भी मांगा था, नाम तो दिया नहीं इन्होंने। तो ये जिस ढंग से देश की जनता को गुमराह करके जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मनुवाद को लेके वापस आना चाहते हैं, मनुवाद जिस दिन आ जाएगा तो फिर मुस्लिम से लड़ाई नहीं रह जाएगी। मनुवाद जिस दिन आ जाएगा या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो सीधे सीधे ये लड़ाई ओबीसी दलित बनाम सवर्ण करा देंगे। ये अंतिम इनका अस्त चल रहा है, मगर हम सब ऐसा होने नहीं देंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे राकेश शर्मा जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।